भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी देशभक्तों और शहीदों की हमने कई दास्तानें सुनी, जिन पर देश हमेशा गर्वित रहेगा। पर यह एक ऐसे शहीद की कहानी है जिसने अपना जीवन भारत माता के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन उस बलिदान की उसके अपने ही परिवार और देशवासियों ने निंदा की, आलोचना की और नाराजगी दिखाई। मदन लाल ढींगरा जन्मे तो थे धन दौलत वैभव के बीच, लेकिन दफन हुए तो गुमनामों की तरह। उनकी कब्र पे उनका नाम भी अंकित नहीं किया गया था। एक जुलाई 1909 को लंदन में एक भारतीय छात्र ने ब्रिटिश सरकार के आला अधिकारी विलियम हट कर्जनवाइली की एक भरे सभागृह में हत्या करके खलबली मचा दी। कर्जनवाइली, जिसे लोग भारत का मित्र समझते थे, जो ब्रिटेन में भारतीयों और ब्रिटिशर्स के बीच संवाद को बढ़ावा दे रहा था, आखिर ऐसे शख्स की हत्या क्यों की गई और किस भारतीय छात्र ने इस काम को अंजाम दिया? वो भारतीय छात्र था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में एक कुलीन हिंदू परिवार में हुआ, जो धन मान सम्मान हर तरह से बहुत संपन्न था। पिता दत्तामल देश के नामचीन सिविल सर्जन थे। उनके फादर डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर। उस जमाने में मेडिकल डॉक्टर बहुत रेयर लोग हुआ करते थे, और जाहिर है कि वो अंग्रेज़ों के बहुत करीब थे और इसलिए उनको राय साहब का खिताब भी मिला था। और अमृतसर में उन्होंने अपने मेडिकल प्रोफेशन के पीरियड में इतनी जायदाद बनाई कि आज तक लोग हैरान होते हैं। और वो अकेले हिंदुस्तानी थे जिनकी कार अमृतसर की सड़कों पे दौड़ती थी। मदन लाल ढींगरा एक ऐसा व्यक्ति है जिसका बचपन अंग्रेजों के साथ एक ऐसे परिवार में गुजरा जो अंग्रेज समर्थक है। देश गुलाम था। आंदोलनकारियों के शांतिपूर्ण विरोध को बुरी तरह से कुचला जा रहा था। देशवासियों पे अंग्रेज जुल्म ढा रहे थे। इस समय बहुत शोषण था, और केवल राजनीतिक शोषण नहीं था, लेकिन आर्थिक शोषण जो था उससे बिल्कुल जो आम आदमी था उसकी पीठ जो है वो बिल्कुल झुक चुकी थी। कई बारी तो उनकी पीठ जो थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी, उनका मनोबल टूट चुका था। लेकिन मदन लाल ढींगरा के पिता ऐसे समय ब्रिटिशर्स के न केवल करीबी थे, बल्कि उन्हें हर संभव मदद भी दे रहे थे। दरअसल अंग्रेजों को अपना शासन मजबूत रखने के लिए भारतीय कुलीन वर्ग की मदद की जरूरत थी, जो दिखने में हिंदुस्तानी हो लेकिन अंदर से अंग्रेज हो। राय साहब भी उसी कुलीन वर्ग के थे। पूरे परिवार की जीवन शैली भी अंग्रेजों के रंग में रंगी हुई थी। 7 बेटे थे उनके। इनमें से 3 बेटे बहुत एमिनेंट डॉक्टर बने, 3 बैरिस्टर एट लॉ बने। सबके सब बच्चे उनके ज़्यादातर इंग्लैंड में पढ़े, और उनमें से एक जो बचा वो देशभक्त हो गया, मदन लाल ढींगरा। बचपन से उस विलासिता के बीच में कहीं न कहीं उन्हें बुरा लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि जो उनके पिता कर रहे हैं या जो अंग्रेज कर रहे हैं वो गलत है। 20वीं सदी के आरंभ के साथ देश में स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हो चुकी थी। लाला लाजपत राय जैसे कुलीन वर्ग के पढ़े लिखे लोग और कई उनके साथी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। विदेशी चीजों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे।
जिसका प्रभाव 21 वर्षीय मदन लाल ढींगरा के मन मस्तिष्क पर भी पड़ रहा था। और वो अपना ह्यूमन सेल्फ ढूंढ रहा था उस लग्जरियस एनवायरनमेंट में, इतनी ऐशप्रस्ती की जिंदगी में। वो कहीं अपने आप को बेगाना समझता था। मदन लाल ढींगरा के पिता उसे अपने अन्य बेटों की तरह डॉक्टर या बैरिस्टर या किसी उच्च पद पर देखना चाहते थे, लेकिन मदन लाल ढींगरा अपने पिता से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जिसके चलते उनके रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। उन्नीस 1904 में लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने विदेशी कपड़ों के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें न केवल कॉलेज से निकाल दिया गया, बल्कि पिता भी नाराज हो गए। वो थोड़ा सा विद्रोही था, वो थोड़ा सा अलग सोच रखता था, लेकिन सहज जिंदगी किसे बुरी लगती है, और वो बहुत ही सहजता के साथ एक अच्छी वैभवशाली जिंदगी जी रहा था। और इंग्लैंड से डिग्री लेके वापस आता, अपने पिता की तरह कई मकान और कई हवेलियों का मालिक बनता और अपने बच्चों को भी अंग्रेजों के प्रति वफादारी सिखाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद मदन लाल डॉक्टर ढींगरा के पुत्र की बजाय इस भारत माँ का पुत्र अधिक था। उसने रिबेल किया और एक बार जाके मजदूरी करने लगे कहीं पे, फिर वो कालका में जाके टोंगा चलाने लगा। राय साहब अपनी इज्जत का इस तरह से माखौल उड़ता देख बहुत ज्यादा परेशान थे। वो किसी भी तरीके से मदन लाल ढींगरा को रोकना चाहते थे, और शायद वे कुछ हद तक सफल भी हुए, जब उनके बड़े बेटे ने मदन लाल ढींगरा को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ब्रिटेन जाने को राजी कर लिया। जब आपके बेटे उस तरफ जाना चाहते हैं जो आप नहीं चाहते, तो यही तरीके होते हैं, यही ढकोसले होते हैं कि कहो कि अच्छा चलो उसकी शादी कर दो या उसको बाहर पढ़ने के लिए भेज दो, ताकि उसकी दिमाग में जो सारी ये क्रांतिकारी बातें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो ये सब उसी तरह से उनको लंदन भेज दिया गया। 1906 में मदन लाल ढींगरा लंदन पहुंच गए। वहां के यूनिवर्सिटी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला भी ले लिया, लेकिन जिस मकसद से उनके पिता ने उन्हें वहां भेजा था, घटित ठीक उसका उल्टा हुआ। इतने सारे जो युवा यहाँ से गए भारत से ब्रिटेन में पढ़ने के लिए, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए। लंदन में वो उस जगह जहां पहुंचे जहां देशभक्तों का जमघट लगा करता था, जहां देश के लिए मर मिटने की बातें हुआ करती थी, और वो जगह थी इंडिया हाउस। ब्रिटेन में भारतीय छात्रों का एक ऐसा भी वर्ग था जो भारत और भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को विश्व के सामने लाना चाहते थे। ऐसे लोगों को एकजुट करने का काम श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना करके किया। जो देशभक्त भारतीय थे, जो देश से बाहर गए हुए थे, उन सब में उस वक्त सबसे बड़ा नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस नाम से एक राजनीतिक केंद्र बन गया था, जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि बहुत माने हुए क्रांतिकारी थे, लेडी भिकाई जी कामा, जिनका नाम महिला क्रांतिकारियों में बहुत आगे है, और तीसरा नाम था सावरकर का, वीडी सावरकर का। मदन लाल ढींगरा के मन में उमड़ते हुए देशभक्ति के जज्बातों को दृढ़ता तब और मिली जब उनकी मुलाकात हुई वीडी सावरकर से, जो 1906 में ही लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए थे। तो इंडिया हाउस में लगातार जो लेक्चर होते थे, उसमें श्यामजी कृष्ण वर्मा, सावरकर, ये सब बहुत हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के जुल्मों के बारे में, क्रांति लाने के बारे में, हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के बारे में बहुत सारी गर्मा गर्म बातें करते थे, और इसका मदन लाल ढींगरा के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा, और वो सावरकर के तो काफ़ी करीब हो ही गए थे। उसी वक्त एक घटना ऐसी घटी जिसने उनकी नफरत को बदले की आग में बदल दिया। वो घटना थी खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों को अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में फांसी पर लटकाया जाना। खुदीराम बोस को जब फांसी दी गई तो वो महज 18 साल के थे। वो क्रांतिकारी थे, अपने देश के लिए लड़ रहे थे, अपने भारत माँ की स्वतंत्रता मांग रहे थे,
मदनलाल ढींगरा को इन चीजों का बहुत आघात लगा कि अपनी माँ के लिए स्वतंत्रता मांगना इतना बुरा है कि अंग्रेज हमें ही सजा दे रहे हैं। ये चाहे इंडिया हाउस से जुड़े नहीं थे, लेकिन इनकी भावनाएं हर क्रांतिकारी से जुड़ी थी। क्रांतिकारियों को देश के लिए मरने के साथ साथ मारना भी आता था, और वो अपने साथियों की शहादत का बदला अंग्रेजों के खून से ही लेना चाहते थे। और बदला लेने के लिए उन्होंने चुना बंगाल विभाजन के जिम्मेदार लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत के वाइसरॉय थे, उनके ऊपर भी कोशिश की गई मदन लाल और उनके एक साथी थे उनके द्वारा कि उनको एक षड्यंत्र बना कि उनको अटैक किया जाए, लेकिन वो नाकामयाब था। इस नाकामयाबी से ढींगरा को गहरा धक्का पहुंचा। मदनलाल ढींगरा जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते थे कि वो अपनी नाकामी को भूलने के साथ साथ अपनी मातृभूमि के काम आ सके। और ऐसे समय उन्हें लंदन में ही मिलने का प्रस्ताव आया एक अंग्रेज अधिकारी से, जो उनके पिता के बहुत करीब था, जिसका नाम था कर्जन वाइली। ढींगरा के परिवार से जुड़े थे कर्जन वाइली। उनके पिता उनके मित्र थे और लगातार पत्र व्यवहार बना रहता था। कर्जन वाइली चाहते थे कि मदनलाल ढींगरा उनसे आकर के मिले, लेकिन ढींगरा इस चीज को लगातार नजरअंदाज कर रहा था। किंतु इस समय उसे लगा कि मैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते का, इस संबंध का फायदा उठा सकता हूँ। एक और भी दिलचस्प बात है वाइली के बारे में, वो इंडियन पुलिस सर्विस के हिस्सा थे, बहुत क्रूर अधिकारी थे। इनफैक्ट वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जब वो यहाँ से भारत से वापस चले जाते हैं इंग्लैंड, तो वो उस सीक्रेट पुलिस से जुड़े हुए थे जो कि इन जो युवा लोग थे जो इंडिया हाउस में आते जाते थे, उनकी गतिविधियों पर उन नज़र रखना, उनका निरीक्षण करना, वो उसके साथ जुड़े हुए थे। कर्जन वाइली की इंडिया हाउस में दखल अंदाजी व उसके जासूसी कारनामों से सभी क्रांतिकारी नाराज तो थे ही, लेकिन उन सभी का यह भी मानना था कि अगर किसी अंग्रेज अधिकारी को उसी की सरजमी पे मार दिया जाएगा तो ये ब्रिटिश सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। उनका असली जो मकसद था वो ये था कि किसी ऊंचे अधिकारी के नज़दीक पहुंचना जो कि उन्हें कर्जन वाइली या और कोई उस तरह के जो अधिकारी हैं जो कि भारत के लोगों पर जो शोषण के लिए नटोरियस हैं, ऐसे किसी व्यक्ति को का वध किया जाए जिससे खलबली मच जाए। मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वाइली से मिलने का तय किया और दृढ़ संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर कर्जन वाइली को मारना ही है। और अपने फैसले के बारे में उन्होंने सावरकर को बताया। सावरकर ने कहा, अगर इस बारी आप फेल होकर आओगे तो कभी भी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाना। तो मदन लाल को ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। उन्हें इस बात पे विश्वास था कि जो वो कर रहे हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो जरूरी है, और जो कर रहे हैं उसका प्रभाव उनके देश को और देशवासियों को खुशहाल बनाने के काम में आएगा, किसी की बुराई के लिए नहीं। उन्होंने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए नियमित रूप से निशानेबाजी का भी अभ्यास शुरू कर दिया था। शायद उन्हें अपने जीवन का सबसे सुखद क्षण नजदीक दिखने लगा था। उन्हें अपने जीवन का अर्थ समझ आने लगा। मातृभूमि के लिए कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया था। 1 जुलाई 1909 की शाम, इंडियन नेशनल एसोसिएशन का वार्षिकोत्सव, भारतीय और अंग्रेजों से भरा सभागृह। इंपीरियल इंस्टीट्यूट में जिस समय कर्जन वाइली पहुंचे और मदनलाल ढींगरा ने उनके नजदीक बात करने के लिए जाने से अपना मौका ढूंढा, कर्जन वाइली को भनक भी नहीं लगी कि जिसे वो अपने मित्र का बेटा समझ रहे थे, दरअसल वो एक भारतीय क्रांतिकारी था।
जिसे मालूम था कि इस कृत्य का परिणाम क्या होगा। जब वो खुद सुनने के लिए झुके तो उन्होंने सीधे अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली, वो जर्मन माउजर जो उनको सावरकर दी, और सीधे उसके सीने में गोली दाग दी। गोली इतने करीब से मारी थी कि कर्जन वाइली की मौके पर ही मौत हो गई। इस तरह मदनलाल ढींगरा ने अपने क्रांतिकारी भाइयों की मौत का बदला लिया और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। 23 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा के खिलाफ अभियोग चलाया गया। तो उन्होंने बहुत गर्व के साथ इस बात को कहा कि हाँ, मारा है मैंने उसे। तुमने मेरे से बंदूकें छीन ली तो मैंने पिस्तौल से मारा। ये एक युद्ध है, लेकिन मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक मेरा देश आजाद नहीं हो जाता। जहां मदनलाल ढींगरा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी मातृभूमि से वफादारी निभा रहे थे, तो वहीं उनका परिवार चंद सिक्कों के लिए अपने बेटे के खिलाफ खड़े होकर अंग्रेजों से वफादारी निभा रहे थे। विश्वास नहीं होता मुझे कि कैसे उन्होंने एक वकील नियुक्त किया, उनके परिवार के लोगों ने, कि जो वकील ने जाकर वहां पर दलील दी ट्रायल में जाकर कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। मतलब मृत्यु में भी उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। उसका उनके भाई जो वहां पढ़ते थे लंदन में, उन्होंने चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को कि हमारा परिवार ये बहुत देर से मदनलाल को ये डिज़ोन कर चुका है, हम इसे नहीं मानते हैं कि हमारा ये हिस्सा है। केवल 20 मिनट की अदालती कार्यवाही में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। मदनलाल ढींगरा ने अंग्रेजी साम्राज्य पे कितना गहरा आघात किया था, इस बात का पता यूं भी चलता है कि उनके शव को वीर सावरकर को देने से मना कर दिया गया। अंतिम संस्कार भी हिंदू विधि विधान से नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेज हुक्मरानों ने उनके पार्थिव शरीर को दफनाने का आदेश दिया। मदनलाल ढींगरा देश की बातें करते करते देश के लिए शहीद हो गए। पहली बार किसी क्रांतिकारी को भारत से बाहर फांसी लगाई गई और वो क्रांतिकारी है मदनलाल ढींगरा। लेकिन उनकी ये शहादत उनके परिवार को और देश के कई बड़े राष्ट्रवादी नेताओं को रास नहीं आई। हिंदुस्तान के अखबारों में भी जम के निंदा की गई, कांग्रेस के लोगों ने भी की और भी बहुत सारे लोगों ने इसकी निंदा की। यहाँ तक कि लंदन में एक सभा बुलाई गई जहां पर मौजूद राष्ट्रवादी नेता चुप बैठे रहे। ढींगरा परिवार ने इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि अपने नाम के आगे ढींगरा तक लगाना छोड़ दिया, ताकि किसी को याद ही ना रहे कि मदनलाल ढींगरा उन्हीं के परिवार का बेटा था। लेकिन लाखों क्रांतिकारियों ने इस वीर से नाता जोड़ लिया था। यहां तक कि कुलीन वर्ग के पढ़े लिखे लोगों को भी बड़ी संख्या में स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। अगर हम इस समय का इतिहास पढ़ते हैं, बंगाल में, पंजाब में और महाराष्ट्र में 3 प्रांत थे, 3 ऐसे रीजन थे जहां पर क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो बहुत बढ़ी। गदर पार्टी का नाम हम जानते हैं, वो इस समय में बहुत पनपी। गदर पार्टी से निकलकर और आगे कीर्ति पार्टी, कीर्ति किसान पार्टी, बहुत से और क्रांतिकारी निकले। आगे चल के हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये सब नॉर्थ इंडिया में भगत सिंह वगैरह जिससे जुड़े थे। तो एक तरह से नींव जो है, हम कह सकते हैं कि वो 1909 की जो मदन लाल की शहादत थी, वो नींव उन्होंने डाली। केवल भारत या ब्रिटेन में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी मदनलाल ढींगरा की शहादत के चर्चे जोरों पर थे।
उनके बलिदान ने आयरिश क्रांतिकारियों में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। मदनलाल ढींगरा, जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं था, जिसने देश के लिए ऐशो आराम से भरी जिंदगी से मुंह मोड़ के महज 27 साल की उम्र में फांसी के फंदे को गले लगा लिया, ऐसे देशभक्त को अपने आजाद देश की मिट्टी भी नसीब हुई तो आजादी के 29 सालों बाद, वो भी किसी इत्तेफाक की तरह। ये भी इंटरेस्टिंग है कि हिंदुस्तान में मदनलाल ढींगरा की अस्थियां वापस लाने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया था। ज्ञानी जैल सिंह ने भी जब 76 में प्रयास किया तो प्रयास किया था ऊधम सिंह की अस्थियां लाने के लिए, तो उसकी कब्र ढूंढते ढूंढते ढींगरा की कब्र भी मिल गई। शहीद होने से पहले मदनलाल ढींगरा ने कहा था कि धन और बुद्धि से कमजोर भारत माता के इस बेटे के पास अपनी मातृभूमि को देने के लिए लहू के सिवा कुछ भी नहीं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.